हे गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 7। यैन वेइजी को लेकर बहुत दूर आकाश में चला जाता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि तभी यैन को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो ज़मीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। ये सब कुछ डेमन किंग का किया हुआ था, लेकिन अपने इस करतूत पर वो खुश भी नहीं हो पाता। वेइजी जंगल में खाने के लिए कुछ ढूंढने जाती है। उसे वहाँ एक क्रो दिखाई देता है जो एक टहनी में फंस चुका होता है। वो अपने मैजिक से उस क्रो को बचा लेती है और उस क्रो की भाषा को भी समझ पाती है क्योंकि वो एक फोनिक्स है। क्रो उसे बताता है कि वो स्टोन ब्रिज के पास रहता है। तब भी वेइजी को याद आता है कि स्टोन ब्रिज के पास तो उसकी माँ भी रहती है और वो क्रो के हाथ से अपनी माँ के लिए एक मैसेज लिखती है और क्रो को वो मैसेज अपनी माँ को देने के लिए कहती है। किचन गॉड डेमन किंग के लिए फिर से एक नई रेसिपी बनाती है और इसे खिलाती है। वो खाते ही डेमन किंग को वेइजी की याद आ जाती है। वो किचन गॉड का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम वापस आ ही गई। पिछले जन्म में मैं तुम्हें खो चुका था। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, लेकिन उस जन्म में भी तुमने मुझसे प्यार नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि अब जबकि तुम वापस आ गई हो तो एटलीस्ट इस जन्म में तुम मेरे साथ अच्छी रहोगी। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पिछले जन्म में भी तुम उस यैन से प्यार करती थी और अब दोबारा तुम्हें उससे प्यार हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ और सिर्फ मेरे बारे में सोचो। डेमन किंग को रोते हुए देखकर किचन गॉड भी इमोशनल हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। लेकिन डेमन किंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। बहुत कस के वो उसे अपने गले से लगा लेता है। उधर ओया वापस अपने राज्य आ जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि अगर वो वापस नहीं आया तो ब्यूटी को उसकी जगह पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओया वापस आता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्यूटी उससे मिलने के लिए आती है और कहती है कि जब मैंने तुमसे मना किया था कि यहाँ वापस मत आना तो तुम क्यों आए हो। ओया जानबूझकर उसका दिल दुखाते हुए कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी जगह एक लड़की गिरफ्तार हो, वो भी वो लड़की जिससे मैं प्यार ही नहीं करता। मैं फोनिक्स से प्यार करता हूँ। तुम मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। अपने लायक कोई लड़का देखो और देखकर शादी कर लो। क्रो वेइजी का मैसेज ले जाकर उसके भाई को देता है। उसकी माँ भाई को छुपा के अंदर ले जाती है कि इस मैसेज को हम अंदर जाकर पढ़ेंगे, लेकिन कोई होता है जो उन दोनों को देख रहा होता है। वो ये खबर जाकर वेई लिंग को देता है कि एक क्रो के थ्रू वेइजी की माँ के लिए एक मैसेज आया है। यैन को होश आ जाता है और वो शॉपिंग के लिए मार्केट निकलता है। मार्केट में वो एक डेविल को ज्वेलरी बनाते हुए देखता है। उसे वेइजी की याद आती है और वो खुद अपने हाथों से वेइजी के लिए ज्वेलरी बनाने लगता है। पीछे से वेई लिंग वेइजी के पास पहुंचती है। वो वेइजी से झूठ बोलती है कि तुम्हारे और मास्टर के जाने के बाद एकेडमी पर डेमॉन्स का हमला हो गया। इस सब चीज का इल्जाम तुम्हारे ऊपर आ गया और अब किंग तुम्हारे माँ और तुम्हारे भाई को जान से मार देने वाला है। कल ही उन दोनों को फांसी दे दी जाएगी। तुम चाहो तो उन्हें बचा सकती हो। वेइजी वेलिंग से कहती है कि मुझे अभी अपनी माँ और भाई को बचाने के लिए युद्धों के लिए निकलना होगा। थोड़ी ही देर में मास्टर आ जाएंगे। तुम उन तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि मैं अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गई हूँ। मास्टर यैन बहुत ही प्यार से वेइजी के लिए एक खूबसूरत सी रिंग बनाता है। उधर वेइजी जब अपने माँ और भाई को छुड़ाने के लिए जेल पहुँचती है तो वहाँ उसे बताया जाता है कि उन दोनों को फांसी देने के लिए ग्राउंड में ले जाया गया है। मास्टर यैन जब वापस घर पहुंचता है तो वेइजी की जगह वेई लिंग को देखकर वो चौंक जाता है और उससे पूछता है कि वेइजी कहाँ है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेई लिंग मास्टर यैन को बताती है कि वेइजी अपने भाई का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए कैपिटल गई है। मास्टर यैन कहता है वो ऐसे कैसे जा सकती है, कैपिटल जाना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। वो वेइजी को बचाने के लिए तुरंत निकलने लगता है तो वेई लिंग पीछे से आकर उसे कस के पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वेइजी अब कभी वापस नहीं आएगी क्योंकि उसने कहा था कि उसे आपके साथ यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो कैपिटल जाना चाहती है और फोनिक्स बनना चाहती है। वेई लिंग की ये सारी बातें सुनकर भी मास्टर यैन को भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी उसकी बॉडी पर फॉर्मूला दिखने लगता है। फॉर्मूला एक ऐसी ट्रिक है जिस पे इंसान के साथ ये होगा उसे अपने प्यार को भूलना होगा, वरना 7 दिनों के अंदर उसकी मौत हो जाएगी। वेई लिंग मास्टर यान से वेइजी को भूलने के लिए कहती है और कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, क्या तुम्हें मेरी फीलिंग्स नजर नहीं आती। मास्टर यान जो कि बहुत तकलीफ में होता है वो वेई लिंग से कहता है कि जब तक मैं वेइजी से नहीं मिला था मैंने दुनिया की खूबसूरती को नहीं देखा था।
उसके साथ मैंने इतने हसीन पल बिताए हैं कि अब भले ही मैं मर क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं वेईजी को नहीं भूल सकता। ये सुनकर वेइलिंग नफरत से भर जाती है और मास्टर यान को सच बता देती है कि जिस लड़की के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो वो तुम्हें जिंदा नहीं मिलेगी, क्योंकि अब तक तो मेरे जाल में फंसकर वो मर चुकी होगी। ये सुनकर मास्टर यान, जो कि पहले ही बहुत तकलीफ में था, वो बेहोश हो जाता है। उधर वेईजी जब अपनी माँ को बचाने के लिए पहुंचती है तो वहाँ किसी को फांसी दी जा रही होती है, लेकिन ये वेईजी के साथ धोखा था, क्योंकि वो इंसान उसकी माँ नहीं बल्कि एक चाल थी। और तभी अचानक से धोखे से वो इंसान वेईजी को चाकू मार देता है, लेकिन वेईजी अपने फोनिक्स के अवतार में आ जाती है और वहाँ खड़े सभी सैनिकों को ध्वस्त कर देती है। लेकिन तभी वहाँ इम्पीरियल एडवाइजर आता है, जो अपने साथ वेईजी की माँ को भी किडनैप करके लाता है और इसी के साथ वेईजी भी पकड़ी जाती है। जेल के अंदर वेई जिंग अपनी बेइज्जती का बदला वेईजी से लेना चाहती है और उसके बदन को जलाने वाली होती है कि तभी वहाँ मिंग लैंग पहुँच जाता है। वो वेई जिंग को रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरे पिता की मौत की जिम्मेदार भी यही लड़की है, इसलिए हम दोनों मिलकर इससे बदला लेंगे। लेकिन असल में मिंग लैंग वेई जिंग को बेवकूफ बना रहा था। वो वेई जिंग को बेहोश करता है और वेईजी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इम्पीरियल एडवाइजर को जब वेईजी के भागने की खबर मिलती है तो वो इस चीज के लिए वेई जिंग को जिम्मेदार ठहराता है और उसे मारता है। लेकिन तभी वहाँ वेई लिंग आ जाती है और इम्पीरियल एडवाइजर से कहती है कि मैं आपके साथ एक डील साइन करना चाहती हूँ, मैं फोनिक्स को जान से मार देना चाहती हूँ आपके लिए। वेई लिंग के कॉन्फिडेंस को देखते हुए इम्पीरियल एडवाइजर उसे एक और चांस देता है। वेई जिंग, जो कि हर तरफ से टूट चुकी थी, एक तो उसके पिताजी उसे भूल चुके थे, दूसरी तरफ उसका प्यार मिंग लैंग, उसने भी वेईजी के लिए उसे धोखा दिया। वो इस सब के लिए वेईजी को जिम्मेदार ठहराती है और वो उससे अब सिर्फ और सिर्फ बदला लेना चाहती है। वेई लिंग कहती है कि हम दोनों किसी भी तरह से उस वेईजी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इम्पीरियल एडवाइजर सबके सामने एक ऑर्डर पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि फोनिक्स ने रिबेल कर दिया है और उसके रिबेल को दबाने के लिए वेई लिंग को पीहेन सेंटेंस घोषित किया जाता है। जगह जगह पर इस तरह के पोस्टर लगा दिए जाते हैं और लोग उसे पढ़ के शॉक में रह जाते हैं कि फोनिक्स ने विद्रोह किया क्यों। वेईजी अपनी माँ और भाई को लेकर मिंग लैंग से मिलवाने के लिए पहुंचती है तो मिंग लैंग उसे बताता है कि जब उसने सारी फाइल्स को पढ़ा तो उसे पता चला कि उसके पिता की मौत का जो भी रिश्ता है वो ग्यू फैमिली की बर्बादी से है और ये सब इम्पीरियल एडवाइजर का किया हुआ है और इसीलिए अब वो ग्यू फैमिली यानी कि वेईजी की असली फैमिली के साथ है। इसके बाद वेईजी मास्टर के पास पहुंचती है तो यैन उसे बेहोश मिलता है। तभी वह क्रो आता है और वेईजी को बताता है कि मास्टर यैन फार्मूला की वजह से बेहोश हो गए हैं। फार्मूला एक जहरीली ट्रिक है और मास्टर यैन को बचाने का एक ही रास्ता है कि कोई ऐसा इंसान जो इनसे बहुत प्यार करता हो वो फार्मूला को ट्रांसफर कर ले और ये परेशानी अपने ऊपर ले ले। लेकिन एक बात याद रखना, फार्मूला केवल एक बार ही ट्रांसफर हो सकता है, उसके बाद नहीं। तभी मास्टर यैन को होश आता है। वो वेईजी को अपने पास देखता है तो इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं शायद अब तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। वेईजी मास्टर यैन से आई लव यू कहती है और उसे किस कर लेती है। दोनों एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं और धीरे धीरे इसी तरह से रात बीतने लगती है। मास्टर यैन वेईजी का हाथ पकड़ लेता है और शायद धीरे धीरे फार्मूला मास्टर यैन से वेईजी के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है। सुबह जब मास्टर यैन को होश आता है तो वेईजी उसके सीने पर सर रख के सोई होती है। वो बहुत ही प्यार से वेईजी को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र उसके हाथ पर जाती है और उसे अपने हाथ पर फार्मूला विश दिखाई नहीं देता है। वो बहुत खुश हो जाता है, उसे लगता है कि फार्मूला हमेशा के लिए जा चुका है। नेक्स्ट डे मास्टर यैन वेईजी के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है और उससे कहता है कि काश हम हमेशा नॉर्मल इंसानों के जैसे जी पाते, काश मुझे हेवन कोर्ट नहीं जाना होता और तुम फोनिक्स ना होती। तभी मास्टर यैन को वेईजी के हाथों में फार्मूला नजर आता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वेईजी से कहता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली। वेईजी को फार्मूला पॉइजन की वजह से दर्द होने लगता है। तभी मास्टर यैन को याद आता है कि इस फार्मूले को इफेक्ट कम करने के लिए मुझे अपने लव्ड वन से दूर रहना होगा। वो वेईजी से कहता है कि अब मैं तुमसे दूर रहूंगा क्योंकि जितना मैं तुम्हारे पास आऊँगा उतना ही इसका असर तुम पर ज़्यादा होगा।
मिनिस्टर वेई जो कि अपनी बेटी की असलियत जानता था कि फोनिक्स ने कोई रिबेल नहीं किया है, ये सब उसकी बेटी की सोची समझी साजिश है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम असलियत को स्वीकार कर लो कि तुम फोनिक्स नहीं हो, लेकिन वेइलिंग उसकी किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पिता उसकी कामयाबी से जलते हैं। मास्टर यान जब वेई जी की डेस्टिनी देखने की कोशिश करता है तो उसे नजर आता है कि उसने खुद अपने हाथों से वेई जी को जान से मार दिया है। वो परेशान हो जाता है और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। वो वेई जी के पास वापस जाता है और उसे बताता है कि लेडी हुआ ने मुझे एक स्पिरिचुअल जड़ी बूटी के बारे में बताया है जिससे किसी भी बीमारी का इलाज हो सकता है, मैं वो तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा। और इसी के साथ आज का पार्ट भी खत्म होता है। ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय, sayonara एंड टेक केयर।